जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया की उस यूनियन टेरिटरी का ट्रिप करने का, उस आइलैंड का ट्रिप करने का जिसका नाम है अंडमान निकोबार, तो आप आए हैं एकदम सही जगह। बहुत से लोगों को अंडमान निकोबार के बारे में नहीं पता होगा कि अंडमान निकोबार है क्या, बट जिन लोगों ने अंडमान निकोबार के बारे में भी नहीं सुना होगा ना, उनको काला पानी की सज़ा का ज़रूर पता होगा, जो ब्रिटिशर्स भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सज़ा देने के लिए यूज़ करते थे। काला पानी नाम की सज़ा जितनी क्रूर है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है वो अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार की खूबसूरती को देखकर एक बार तो मन में ज़रूर आता है कि लाइफ में एक बार तो अंडमान की ट्रिप ज़रूर की जाए। अगर आप प्लान कर रहे हैं अंडमान निकोबार जाने का, उसकी ट्रिप प्लान करने का, बट आपको पता नहीं है कि भारत में मैप में किस जगह एग्जिस्ट करता है वो, वहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, वहाँ पहुँचने के बाद रहने के और खाने के क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह है, आइटिनरी कैसे डिसाइड की जाए, वहाँ पे कौन कौन से बीचेस देखे जाए, कौन कौन सी जगह जाया जाए, कौन से मौसम में जाया जाए, अगर आपको नहीं पता है तो आप आए हैं एकदम सही जगह। आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। मैं आपसे इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करूंगा और आई विल मेक श्योर कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आपका सारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल बियर्ड बाबा ब्लॉग्स में एक नए ट्रैवल प्लान के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते कि अंडमान निकोबार है कहाँ, वो भारत की ज्योग्राफी में किस जगह एग्जिस्ट करता है। अगर भारत के मैप में देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित 571 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से 37 द्वीप ही इनहेबिटेड है। तो ये अगर भारत के मेन लैंड से देखा जाए तो चेन्नई से सबसे पास में पड़ता है, जो 1190 किलोमीटर है। ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। ये तो बात हो गई थी कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब बात कर लेते कि इस जगह जाया कैसे जाए। अब ऑब्वियसली ये द्वीप है तो यहाँ पे रोड की कोई कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप बाय एयर चले जाइए या आप बाय वाटर चले जाइए। फर्स्ट बात कर लेते हैं बाय एयर की। बाय एयर की बात करें तो आपको जो फ्लाइट्स हैं वो कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई से मिल जाएगी, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है और वो आपको पोर्ट ब्लेयर के जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। अगर दूसरी बड़ी सिटीज़ की बात करें इंडिया की जहाँ से फ्लाइट्स मिल सकती है आपको, तो वो हो गई जैसे मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गई, यहाँ से आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं बाय वाटर रूट की। बाय वाटर रूट के लिए आपको शिप्स जो मिलेंगी वो चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता से मिलती है। बट इसमें दिक्कत ये है कि आपको इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है पहुँचते पहुँचते। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपको बाय एयर ही आना पड़ेगा, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप बाय एयर ही आइए, क्योंकि 2 से 3 दिन आपका सिर्फ ट्रैवलिंग वहाँ से वहाँ पहुँचने में ही निकल जाएगा। अगर आप सिर्फ शिप से ही जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फूड एंड अकोमोडेशन की। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बाय एयर ही आएंगे, तो जैसे आप बाय एयर आएंगे आपको पोर्ट ब्लेयर ड्रॉप किया जाएगा, तो आपको रहने की और खाने पीने की सारी सुविधा पोर्ट ब्लेयर में अवेलेबल हो जाएगी। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा है और यहाँ पे टूरिस्ट रश भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इस वजह से आपको तो होटल थोड़े से महंगे मिलेंगे। अराउंड 1500 से 2000 में आपको रूम मिल जाएगा। इससे महंगे भी होटल आपको मिल जाएंगे, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। खाने पीने की बात करें तो भी आपको कहीं पूरे पोर्ट ब्लेयर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली खाने पीने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो आपको नॉनवेज भी मिल जाएगा, आपको वेज भी इजीली मिल जाएगा। अगर खाने पीने की रेट्स की बात करें तो आपको 1000 रुपये पर डे में आपको तीनों टाइम का खाना हो जाएगा। खाने पीने और रहने के हिसाब से आपको अंडमान निकोबार में किसी भी आइलैंड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कहीं भी अकोमोडेशन मिल जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको पोर्ट ब्लेयर में ही स्टे करना है, क्योंकि एक तो ये एयरपोर्ट के सबसे पास पड़ता है, दूसरा आपको हेवलॉक और नील आइलैंड जाने के लिए आपको यहीं से आपको जो फेरी वाली शिप्स है वो लेनी पड़ेंगी। तो मैं ये आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पोर्ट ब्लेयर में ही अपना स्टे कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं आइटिनरी की। आपकी आइटिनरी किस किस तरह से रहेगी, आपको किस किस दिन किस किस जगह पे घूमने जाना है। तो बात कर लेते हैं डे 1 की। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप बाय फ्लाइट आएंगे और पोर्ट ब्लेयर आप ड्रॉप होंगे।
तो आप डे 1 में पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाइए। वहाँ पे जाके आप रहने का इंतज़ाम कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और सबसे पहले काम आपको ये करना है कि अगर आप सोलो हैं या कपल में है ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से स्कूटी रेंट पे कर लीजिए, जो आपको होटल के बाहर से इजीली मिल जाएगी, जिसका फेयर अराउंड 500 से 600 रुपये रहता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सीज थोड़ी महंगी पड़ती है। तो और 2 व्हीलर पे घूमने का अपना अलग ही मज़ा है, ये बात राइडर अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्कूटी रेंट पे कर लीजिए। नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आप सीधे चले जाइए, मेरीना जेटी करके नाम की जगह है, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे जाके आपको ये करना है कि आपको हेवलॉक और नील आइलैंड के लिए टिकट्स बुक करवानी है बाय शिप की। हेवलॉक की टिकट आपको बुक करवानी है 3rd डे की, और नील आइलैंड की बुक करवानी है आपको 4th डे की। और 4th डे की ही आपको नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर की टिकट बुक करवा लेनी है। मेरीना जेटी से ये तीनों टिकट बुक करवाने के बाद आप सबसे पहले चले जाइए सेल्यूलर जेल। ये सेल्यूलर जेल वही है जो काला पानी जेल के नाम से भी जानी जाती है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की जेल है, जहाँ पे अपने भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको सजा दी जाती थी, उनको यहाँ पे भेज दिया जाता था। अभी भी आपको वहाँ पे स्टेचूज बने हुए मिल जाएंगे, आपको वीर सावरकर बैरक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे साउंड और लाइट शो भी होता है, वो भी बहुत खूबसूरत होता है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे टिकट की बात करें तो पर पर्सन आपको 30 रुपीज़ का टिकट लगता है। सेल्यूलर जेल देखने के बाद आप चले जाइए कॉर्बिन कोव बीच। ये पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस बीचेस में से एक है। यहाँ पे आपको अच्छे खासे टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बीचेस में से एक है। यहाँ पे भी आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय मत कीजिए। आगे और भी जगह आने वाली जहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ का। कॉर्बिन कोव बीच घूमने के बाद आप वापस अपने होटल में चले जाइए और रेस्ट कर लीजिए। इस तरह से आपका डे 1 एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 पर आप उठिए, फ्रेशन अप होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और आप घूमने निकल जाइए रोज आइलैंड, जो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी एंट्री फीस आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ की रहती है। यहाँ पे आप पूरा आइलैंड अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो गवर्नमेंट के हाउसेस थे वो देखने को मिल जाएंगी, आपको पूरी हिस्ट्री वॉल्स पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हिरण देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये पूरा आइलैंड बैटरी वाली कार्स में भी घूमना है तब भी आप घूम सकते हैं। अराउंड 80 रुपीज़ पर पर्सन का इसमें किराया लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि पैदल घूमना है इस आइलैंड पे, तो आप पैदल भी घूम सकते हैं। अराउंड 1 से 1.5 घंटा आपको इसको पैदल घूमने में लग जाएगा। अब बात करें आपको पोर्ट ब्लेयर से रोज आइलैंड जाना कैसे है, तो पोर्ट ब्लेयर में जो राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स है वहाँ से आपको रोज आइलैंड के लिए टिकट लेनी है और वहाँ से आपको शिप्स मिल जाएगी, जो 300 से 400 रुपये का इसमें फेयर रहता है और वो आपको रोज आइलैंड छोड़ देती है। रोज आइलैंड घूमने के बाद अब बारी आती है आप चले जाइए नॉर्थ बे आइलैंड। यहाँ पर भी आपको पहुँचने के लिए 20 से 30 मिनट का समय लगता है, बाय शिप पहुँच जाएंगे आप। ये भी एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जो बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर सी वॉक कर सकते हैं आप, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग के लिए अराउंड 3500 रुपये का चार्ज लगता है, जो आप पे करके यहाँ पे अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। इसका टिकट भी आपको राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगा, जो कि अराउंड 550 से 600 रुपये का रहता है। आप दोनों आइलैंड एक ही दिन में घूम सकते हैं। तो आप दोनों आइलैंड के लिए सेम जगह से टिकट लेनी है, आपको साथ में ही दोनों आइलैंड की टिकट ले लेनी है और आपको उस दिन पूरा दोनों आइलैंड घूम के वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाना है। अगर आप चाहें तो टिकट्स ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। ये वेबसाइट आ रही होगी आपको bookmyboat.com, इस पे जाके आप अपना टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये दोनों आइलैंड घूमने के बाद अपने होटल आ जाइए, रेस्ट कर लीजिए और इस तरह से आपका डे 2 एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 3 की। डे 3 में आपको जाना है हेवलॉक आइलैंड, जिसकी टिकट आपने डे 1 में ही बुक करवा ली थी। हेवलॉक आइलैंड एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको बीचेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे राधानगर बीच हो गया, एलिफेंटा बीच हो गया, काला पत्थर बीच हो गया। ये सारे बीचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे बीचेस बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे टूरिस्ट आते ही हैं। यहाँ पे भी आपको हर तरह की वाटर एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और आपको डे 3 का नाइट स्टे करने के लिए आपको यहीं पे अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे आपको होटल्स 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगी और आपको खाने पीने का भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ नाइट स्टे के लिए आपको मोस्टली राधानगर बीच के आसपास सारी होटलें मिलेंगी, तो आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं।
इस तरह से आपका इन सारे बीचेस घूमने के बाद इस तरह से आपका डे 3 एंड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 4 की। डे 4 में आपको जाना है हेवलॉक से नील आइलैंड, जिसकी टिकट भी आपने डे 1 में ही बुक करवा ली थी। यहाँ आके भी आप एक स्कूटी रेंट पे कर लीजिए, वही 500 से 600 रुपये लगेंगे, ताकि आप नील आइलैंड के सारे बीचेस आराम से घूम सकें। नील आइलैंड पर सबसे पहले आप चले जाइए लक्ष्मणपुर बीच। ये बीच कपल के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कपल अपने हनीमून का टाइम एंजॉय करने के लिए आते हैं, बट आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी उस बीच पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप चले जाइए भरतपुर बीच, जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ चले जाइए, वहाँ पे भी आप वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए सीतापुर बीच, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बीच है और यहाँ पे आप डेफिनेटली जाना ही चाहिए आपको। इस तरह से नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद इवनिंग में आप वापस नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर वापस आ जाइए, जिसकी टिकट भी आपने डे 1 में बुक करवा ली थी। नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आने के बाद या तो आप नाइट स्टे कर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में। अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप अपने सिटी के लिए वापस फ़्लाइट लेके वापस जा सकते हैं। इस तरह से आपकी आइटिनरी एंड होगी 4 से 5 दिन की। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा यहाँ पे आने का, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा यहाँ पे आने का। अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मानसून सीज़न को छोड़ के विंटर या समर किसी भी सीज़न में आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत तो मानसून सीज़न में नहीं होती है, पर बारिश की वजह से यहाँ की जो वेव्स है वो बहुत ही ज़्यादा उफान पे रहती है, तो आप उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप या तो समर में या विंटर में आ जाइए, आपको मौसम अच्छा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे खर्चा कितना होगा। सबसे मेन बात तो यही है कि यहाँ पे आने के लिए एक कपल का खर्चा कितना हो जाएगा। अगर मैं एक कपल की बात करूँ तो अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये पर कपल का यहाँ पे खर्चा हो जाएगा 4 से 5 दिन की आइटिनरी में। इसमें मैंने आपका एयर फेयर जो है वो इंक्लूड नहीं किया है और कोई वाटर एक्टिविटीज़ इनमें इंक्लूड नहीं करी है। 20 से 25 हज़ार रुपये में आप आराम से अंडमान निकोबार में रह जाएंगे, खा पी लेंगे और घूम फिर लेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपके किसी भी काम का लगा है, तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई अंडमान निकोबार का प्लान कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले टूर प्लान पे, किसी अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।